सोचिए मुंबई जैसा भागता हुआ शहर और एक मल्टी करोड़ का प्रोजेक्ट रुक जाए सिर्फ एक छोटे से होम लोन की वजह से। अजीब है ना। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है रमन अय्यर से। उनकी 40 साल पुरानी बिल्डिंग को एक नया रूप मिलने वाला था, मतलब रीडेवलपमेंट। सब कुछ बिल्कुल तैयार था, डेवलपर भी रेडी था, लेकिन अचानक सारा काम रुक गया। और वजह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सच में मुमकिन है कि सिर्फ एक इंसान का होम लोन पूरे के पूरे करोड़ों रुपए के बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दे? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो असल में दिक्कत क्या है, आइए इस रुकावट को ठीक से समझते हैं रमन अय्यर की बिल्डिंग के केस से। मामला देखा जाए तो बड़ा सीधा सा है। बिल्डिंग 40 साल पुरानी है, रीडेवलपमेंट के लिए एकदम तैयार, लेकिन एक सदस्य का 45 लाख रुपए का होम लोन बकाया है। अब नियम यह है कि जब तक बैंक एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम एनओसी कहते हैं, नहीं देता, तब तक प्रोजेक्ट 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और बस यहीं आकर पूरी गाड़ी रुक जाती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। घर के मालिक के नजरिए से तो हमने देख लिया, अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आखिर बैंक क्यों इस सिचुएशन को इतना बड़ा रिस्क मान रहा है? वे क्यों इस प्रोसेस को रोक रहे हैं? और इसका जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जैसे ही कोई बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए गिराई जाती है, तो वो प्रॉपर्टी, वो फ्लैट जिसके बदले बैंक ने लोन दिया था, फिजिकली वो वजूद में ही नहीं रहती। इसे ऐसे समझिए, बैंक का लोन एक असल कंक्रीट के फ्लैट से जुड़ा है। जब वो बिल्डिंग टूटती है तो वो फ्लैट भी गायब हो जाता है। अब अचानक बैंक का जो लोन है वो अनसिक्योर्ड हो जाता है, मतलब उसके पीछे कोई गारंटी, कोई कोलैटरल नहीं बचता। अगर लोन ना चुकाया गया तो बैंक जब्त क्या करेगा? यही बैंक का सबसे बड़ा डर है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या एक बकाया लोन किसी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रुकावट को कैसे पार किया जा सकता है। यहां मोटे तौर पर 2 रास्ते निकलते हैं। पहला, डेवलपर खुद आगे आता है और बैंक को गारंटी देता है, कहता है कि लोन की जिम्मेदारी अब हमारी। दूसरा, और जो ज्यादा कॉमन है, वो ये कि डेवलपर घर के मालिक को कुछ पैसा एडवांस में दे देता है, जैसे कि किराए का मुआवजा। मालिक उस पैसे से अपना लोन चुका देता है। दोनों ही तरीकों का मकसद एक ही है, बैंक को तसल्ली देना ताकि वो एनओसी जारी कर दे। चलिए अब इस एक बिल्डिंग की कहानी से जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस तरह की समस्याओं को सुलझाना पूरे मुंबई के हाउसिंग मार्केट और उसकी इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी क्यों है। पहले तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये रीडेवलपमेंट आखिर है क्या। इसका सीधा सा मतलब है पुरानी कमजोर इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नई, मॉडर्न और बड़ी इमारतें बनाना। और सबसे अच्छी बात, जो लोग पहले से वहां रह रहे हैं उन्हें आमतौर पर बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के नए और बड़े घर मिलते हैं। और इसका स्केल, मतलब इसका पैमाना कितना बड़ा है, जरा सोचिए। साल 2030 तक सिर्फ रीडेवलपमेंट से मुंबई के बाजार में 44,000 से भी ज्यादा नए घर आने वाले हैं। ये शहर के लिए एक जबरदस्त बदलाव है। और इन घरों की कुल कीमत क्या होगी? ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है, 1.30 लाख करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि रीडेवलपमेंट सिर्फ घर बनाने का काम नहीं है, ये शहर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंजन है। इतना ही नहीं, सरकार की भी इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी है। इन प्रोजेक्ट्स से हजारों करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी से आने की उम्मीद है। तो मतलब साफ है, इन प्रोजेक्ट्स का बिना रुकावट के आगे बढ़ना सबके फायदे में है। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ प्रगति और समस्याओं के बीच एक संतुलन बनाने के बारे में है। देखिए, एक तरफ एक अकेला होम लोन पूरे शहर की तरक्की की रफ्तार को धीमा कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस रुकावट को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। ये एक मुश्किल संतुलन है, लेकिन शहर के विकास के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, हम एक इंसान की निजी वित्तीय मुश्किलों और पूरे समाज की तरक्की की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बनाएंगे? ये वो चुनौती है जिसका सामना सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के शहर आने वाले सालों में करेंगे।